बॉन्डिंग बॉन्डिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? आई होप सो। आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमारा पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। आफ्टर द आयनिक बॉन्ड हमने कोवलेंट बॉन्ड पे आ गए। हटा दूं ना सर, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिकॉर्डिंग डालते कहाँ पर? ग्रुप में डलती है, मैम से पूछा करो। इसीलिए मैंने ना ये वाला ग्रुप, ये वाला पूरा सिस्टम उन लोगों को दे दिया है कि आप लोगों को टेंशन ना हो। जब चाहे आप उन्हें फोन करें, तुरंत उनसे रिकॉर्डिंग जिस ग्रुप की चाहिए, जिस चीज की चाहिए, अगर होगी तो वो देंगे। नोट्स चाहिए, नहीं होगी वो मुझे फोन करके कहेंगे। तो एक चैनल बढ़ गया है, लेकिन वो फायदेमंद है। आप जब चाहे आप रिंग कर सकते हैं ना ऑफिस टाइमिंग में, सर, मॉर्निंग आज टू आप इवनिंग एनर्जी वाले ऑफिस। क्वेश्चंस करा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल कराएंगे, ग्रुप में डाला ही होगा उन्होंने कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए नाउ केमिकल बॉन्डिंग पे लौट के आते हैं। रेजोनेंस टॉपिक लास्ट टर्न पे किया था हमने, उसको फिनिश करना है, वाइंड अप करना है। अगला टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% एग्जामिनेशन पे वो टॉपिक आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो पहले रेजोनेंस को वाइंड अप कर देते हैं। दैट इज रेजोनेंस क्या था? आई होप आपको याद होगा। अगर किसी एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स का स्केलेटन सेम होता है और खाली पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग होती है, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। इफ टू एक्सप्लेन all the properties, one structure is not enough and we have to draw more than one structure to explain properties. This phenomena is known as resonance and the different structures drawn, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, are known as resonating structures या canonical structures. जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, they are termed as resonating or canonical structures and the compound is represented by resonance hybrid. कंपाउंड रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट बच्चों, आपको इसकी डेफिनीशन समझ में आनी चाहिए, जिसे हम होपफुली कहते हैं परिभाषा। परियों की भाषा है ये, भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप तो डेफिनेशन लिख लेंगे आप कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा, और सारे स्ट्रक्चर में जो अंतर है वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं है, स्केलेटन वहीं का वहीं है, इसे रेजोनेंस कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर होगी। किसी को डेफिनेशन में डाउट है? नहीं। सेकंड, डेफिनेशन के बाद हमें इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने चाहिए कि रेजोनेंस में कहाँ का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ नेगेटिव है, दूसरा स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव आ गया, और तीसरा स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव आ गया। और रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है, जबकि इसके हाइब्रिड को अगर शो करना है, इसके हाइब्रिड को अगर हमें शो करना है तो 3 लाइनें लगा के ऐसे दिखा देते हैं हाइब्रिड, और डॉटेड लाइन से पाई बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, और नेगेटिव चार्ज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और ये चीज कहलाएगी इसका हाइब्रिड। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये तीन जो अलग अलग हमने 1 2 3 ड्रॉ किए हैं, ये कहलाते हैं इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जिसे मैंने CS से लिख दिया है। तो ये एक तरीके से रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेजोनेंस के एग्जाम्पल होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपनी जगह नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलना ही रेजोनेंस है। तो सेकंड पॉइंट हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या है। थर्ड पॉइंट हुआ बच्चों, किस किस जगह रेजोनेंस होती है और किस जगह नहीं होती, या ये कहें कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ऑब्वियसली 4 कंडीशंस बताई हैं। पहला तो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए उसके सारे एटम, जिससे कि पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके। तो अगर प्लेनर नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ऑब्वियसली लोन पेयर तो होने ही होने चाहिए, रेजोनेंस होगी लोन पेयर की वजह से, तो लोन पेयर होने चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन, जिन्हें लोन पेयर कह रहा था मैं। और ये रेजोनेंस में स्केलेटन सेम रखना है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करनी है। तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट हैव लोन पेयर,
स्केलेटन मस्ट बी सेम, यानी हर एटम की पोजीशन वही रहे, सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, 4 कंडीशन, और ये भी हमने पिछली बार एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, चौथा पॉइंट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, अगर आप चाहें तो पढ़ें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, बट मेरा तो बताना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम। तो चौथा पॉइंट सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रिलेटिव वीडियो पॉज स्टेबिलिटी। हो गई। अच्छा, पॉज हो गई, तो वो लाइट गई थी शायद, इसलिए हो गई होगी। नो सर। अब देखना पॉज है, नो सर। नो सर। बाकी जगह पॉज नहीं है, तो इसका मतलब बेटा आपके यहाँ पॉज हुई होगी, या मे भी 1-8 मिनट के लिए कभी हो जाता है। चलिए, अब हमें पढ़ना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पॉइंट सिर्फ कंपटीशन के लिए है। यूजुअली 11th लेवल पे टीचर्स ना तो पढ़ते हैं, मतलब पूछते नहीं है 11th स्टैंडर्ड पे, बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताऊं ना बताऊं? सर बता दीजिए। ठीक है, गुड। क्योंकि ना हुआ क्या ना, अभी पिछले बैच में 1-2 बच्चों ने सीधा मना करके बोले सर कंपटीशन बस की नहीं है, 12th होता हुआ लग नहीं रहा, मत ही बताओ हमें कुछ ऐसा, तो मैंने आपसे पूछ लिया। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। बेटा हम सबसे पहले देखते हैं चार्जलेस स्ट्रक्चर को। चार्जलेस स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल। अगर रेजोनेंस के 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं और एक स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है, बाकी में है, तो जो चार्जलेस स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो पहला पॉइंट हमेशा ये देखते हैं, चार्जलेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आर मोस्ट स्टेबल। जो चार्जलेस स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, आर मोस्ट स्टेबल। मतलब अगर एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और दूसरे स्ट्रक्चर आयनिक हैं, चार्जर्स हैं, तो न्यूट्रल वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। फिर से समझो क्या कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल से। CO2 का एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, बेटा CO2 का एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, अरे यार सॉरी, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, और एक इसका ये बना लिया अपोजिट, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया और यहाँ पे कर दिया अब प्लस और यहाँ कर दिया माइनस। ठीक है, तो इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा ओवरऑल चार्जेस सब में बराबर होंगे। जैसे ये 0 चार्ज है तो ओवरऑल ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ओवरऑल चार्जेस कभी ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, बट इंडिविजुअल चार्जेस अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे यहाँ चार्ज नहीं है, इनमें चार्ज दिख रहा है, तो 1 इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सारे इक्वली स्टेबल नहीं होते, कोई कम स्टेबल, कोई ज्यादा स्टेबल होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसके लॉ बना लिए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट हमने ये बनाया है कि हम उस स्ट्रक्चर को मोस्ट स्टेबल मानेंगे विच हैज न्यूट्रल या विच इज चार्जलेस, जिसमें कोई भी चार्ज ना हो या जिसे हम न्यूट्रल कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर आएगा, तो वो मोस्ट स्टेबल। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर, बेटा एक सेकेंड है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। ये आपका पहला पॉइंट आया, क्लियर। दूसरा पॉइंट, बेटा दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस न्यूट्रल स्ट्रक्चर के बाद भी अगर चार्जेस हैं, या न्यूट्रल में भी हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड्स अलग हैं, किसी एक में 4 पाई बॉन्ड है, किसी में 3 ही है, तो मोर द पाई बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। तो दूसरा पॉइंट कह दिया हमने, मोर द पाई बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड्स ज्यादा हैं, मोर द स्टेबिलिटी। तो बेटा ऑब्वियस की बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो वही है न्यूट्रल, तो अगर 2 स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो चलो ये भी पॉइंट लगा लेंगे कि जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। बेटा सिग्मा बॉन्ड तो बराबर ही होते हैं हमेशा, तो सिग्मा बॉन्ड में तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको सिर्फ पाई बॉन्ड देखना है, तो जहां पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देखते हैं, मोर द पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, ये है जैसे बेटा ऑर्गेनिक का CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पे O पे है प्लस चार्ज,
और ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ C पे है प्लस चार्ज। ये दोनों रेजोनेटिंग है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे कोर्स का। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्योंकि बेटा यहाँ पाई बॉन्ड अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दो है, एक सिग्मा दो पाई, और यहाँ एक सिग्मा एक पाई है। तो सेकेंड पॉइंट है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट था न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। दूसरा पॉइंट आया कि अगर चार्जेस आ गए हैं तो आने दो चार्जेस को, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक। थर्ड पॉइंट, मोर एलिमेंट्स मोर एटम्स, ठीक है, एटम ही कहना चाहिए, मोर एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट मतलब बेटा अगर दो स्ट्रक्चर्स हैं और एक स्ट्रक्चर में ऑक्टेट दो तीन का इनकम्प्लीट है और दूसरे में सिर्फ एक ही का इनकम्प्लीट है, बाकी सबका कंप्लीट हो गया, तो जिसमें ऑक्टेट ज्यादा से ज्यादा का कंप्लीट दिखे, कंप्लीट कह रहे हैं, एक्सेस की बात ही नहीं कर रहे, एक्सेस चलेगा, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कंप्लीट ऑक्टेट है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमें दो तीन स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिख रहा है और एक में कंप्लीट दिख रहा है, तो कंप्लीट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। एग्जाम्पल ये है बेटा, जैसे CH3, ये ऑक्सीजन लगा है और ये है CH2 प्लस, ठीक है। तो बेटा यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है अभी। क्यों इनकम्प्लीट है? कार्बन से 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये है CH3O प्लस CH2। यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ कार्बन का भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, और इस वजह से इसके मुकाबले ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, तो आप वहां से भी कह सकते हो कि भाई पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। पाई बॉन्ड ज्यादा है इसलिए भी ज्यादा स्टेबल है, मतलब एक से ज्यादा रूल्स लग रहे हैं, कोई कंट्राडिक्शन भी नहीं है। पाई बॉन्ड भी ये कह रहा है ज्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट भी ये कह रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, एंड ऑब्वियसली ऑक्टेट इज मच मोर डोमिनेंट, मतलब कुछ डोमिनेंट ही है, तो ऑक्टेट वाले को आप पहले भी लिख सकते हैं तो चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि चार्जेस स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। सबसे पहले हम, जैसे ये मैंने एसिटिक एसिड के बनाए हैं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, ये एसिटिक एसिड का पहला स्ट्रक्चर है। सेकंड CH3C, यहाँ मैंने O पे नेगेटिव कर दिया है, यहाँ O पे पॉजिटिव कर दिया है, तो ये एक एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया। या एक इसका उल्टा कर दिया है, यहाँ O पे प्लस कर दिया है बच्चों, यहाँ O पे प्लस कर दिया है और यहाँ माइनस कर दिया है, ऐसा बना दिया है, और कहा इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, फिर सेकंड है, थर्ड तो होगा ही नहीं, लेकिन चलो थर्ड लास्ट में आएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल, इसलिए फर्स्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकंड और थर्ड में, सेकंड में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी, कार्बन का भी, ऑक्सीजन का भी, अगर आप 8 गिनना जानते हैं तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए। थर्ड एक्चुअली में तो गलत ही है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इस ऑक्सीजन में एक्चुअली 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो दोनों ही बातें एकदम गलत हैं। यहाँ कंप्लीट इनकम्प्लीट और यहाँ 10 होते ही नहीं, तो वो लीस्ट स्टेबल है या नहीं होगा। फिलहाल यहाँ फर्स्ट और सेकंड में ही कंपैरिजन होगा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, सेकंड कम स्टेबल है। फिर से बता रहा हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस के सारे स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल नहीं होते, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है वो हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड। जो हाइब्रिड हम बना रहे हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जो ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि द स्ट्रक्चर, इफ द स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा बच्चों। और न्यूट्रल के बाद मोर एलिमेंट्स विद कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल कंप्लीट ऑक्टेट, मोर पाई बॉन्ड, ठीक है, दूसरा पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं चलेगा, मोर पाई बॉन्ड्स, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों, मैक्सिमम बच्चे ना पहले 3 पॉइंट, मतलब स्पेशली सेकंड और थर्ड को बाईपास कर देते हैं, सेकंड और थर्ड को बाईपास करने के बाद फोर्थ पॉइंट खाली याद रखते हैं। और पता है ये फोर्थ पॉइंट उन्हें याद रहेगा, और मैं ये नहीं कह रहा फोर्थ जरूरी नहीं है, फोर्थ भी जरूरी है,
लेकिन इनको बाईपास करके मत याद रखना, पहले ये अप्लाई कर लेना फिर फोर्थ अप्लाई करना। लेकिन मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, वो ये वाले दोनों पॉइंट छोड़ देते हैं, वो सीधा पहला देखते हैं न्यूट्रल और फिर ये चौथा देखते हैं। जिसे मैं रोक के बता रहा हूँ, जानबूझ के मैं आपको इसको झिला झिला के बता रहा हूँ कि ये पॉइंट छोड़ मत देना या ये पॉइंट ज्यादा जल्दी मत लगा देना। मतलब ये बच्चे इनको छोड़ के इसे लगा देते हैं। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी प्रेफरेंस इनसे कम है, उसकी भी प्रेफरेंस है लेकिन इससे कम है, ठीक है। और जब आप दोबारा गलती करोगे तो मैं एक डायलॉग यूजुअली मारता हूं कि ये नई जनरेशन है, ये नई जनरेशन है और इसे फर्स्ट और फोर्थ ही याद आता है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। इसे चौथा करना बड़ा जल्दी है, ये दूसरा तीसरा करना ही नहीं चाहता, ये चाहते हैं आज ही चौथा कर दें। चौथा समझते हो ना, समझ जाओगे धीरे धीरे। लेकिन ये चौथा भी जरूरी है, लेकिन दूसरे तीसरे के बाद चौथा है। पहले दिन ही नहीं करते चौथा, पहले दिन ही चौथा कर रहे हैं, चक्कर में पड़े हो। चौथा पॉइंट क्या है, नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब अगर ऊपर के पॉइंट लगा चुके हैं, अभी भी हमें डिसाइड नहीं हो रहा क्या करें, तो ये पॉइंट देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं एक बारी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे वाले केस में कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये वाला पॉइंट तभी लगाना है जब ऊपर के पॉइंट लग नहीं रहे हो, ऊपर के पॉइंट से डिसाइड नहीं हो रहा हो, तो हम इससे डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली इस पॉइंट में क्या कहा है, नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, अच्छा रहेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। एंड लास्ट वन अभी के लिए, आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल चार्जेस, तो बेटा आइडेंटिकल चार्जेस हैं शुड बी फार अपार्ट एंड अपोजिट चार्जेस नियर बाई। जो बेटा आइडेंटिकल चार्जेस हैं वो दूर दूर होने चाहिए एंड अपोजिट चार्जेस नियर बाई। मतलब अगर एक लंबी चेन है, कई सारे एटम लगे हुए हैं, तो दो प्लस चार्ज आ गए मान लो, तो वो दोनों प्लस चार्ज पास वाले एटम्स में नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो पड़ोसी एटम पे होने चाहिए। तो अगर अपोजिट चार्जेस हो तो वो थोड़े पास दिखें तो अच्छा है, और अगर सेम चार्जेस हो उसी कंपाउंड में तो दूर दिखें तो अच्छा है। तो बेसिकली इन 4-5 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कराता हूं आपको, बेटा एग्जाम्पल कर रहा हूं और हेल्प भी करूंगा साथ में। CH2CHCl, ये है पहला स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर मैं इसी के साथ नीचे बना दे रहा हूं, CH2CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, CH2CH एंड डबल बॉन्ड Cl, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब यार थोड़ी हेल्प तो मैं करूंगा ही आपकी, मैं इतनी हेल्प कर देता हूं, फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है। रीजन भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, उसमें चार्ज नहीं है और इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो कितनी बड़ी हेल्प तो मैंने करी दी कि फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। अब खाली सेकंड और थर्ड में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताना है, वो जो 5 पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें ये बताना है कि सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है। एक बार वो 5 पॉइंट दोबारा दिखा देता हूं। पहला पॉइंट था न्यूट्रल, दूसरा था ऑक्टेट कंप्लीट, मोर पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आइडेंटिकल चार्जेस फार अपार्ट। ऑब्वियसली इसके दो ही आंसर बनने हैं, या तो आएगा आपका 1 is 1 then 2 then 3, या फिर 1 3 2। मैं ऑप्शन ही बना देता हूं। एक ऑप्शन ये बन गया 1 3 2, दूसरा ऑप्शन बन गया 1 2 3। ऑब्वियसली तीसरा भी कोई बच्चा चाहे तो आंसर हो सकता है 1 2 and 3 इक्वल एंड फोर्थ 1 equal to 2 greater than 3, ऐसे। मतलब ये तो जबरदस्ती का आंसर है फिलहाल आखिर ये दो। विच आंसर इज करेक्ट? अच्छा, एक बच्चे ने कहा है 1 2 and 3, एक ने कहा है 3 is more than 2 and 1। एंड ऑब्वियसली हमें रीजन चाहिए होगा, है ना, हमें तो रीजन चाहिए होगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट तो मोस्ट स्टेबल है, वेरी गुड। और फर्स्ट के बाद एक दो ही बच्चों ने मुझे
सही देखा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है अभिषेक बेटा। इसका ये आंसर है फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, ये आंसर है। और इनका रीजन भी बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि ऑक्टेट रूल हमें देखना था। एक्चुअली जिस कार्बन में प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कार्बन, देखेंगे? मैंने तुझे कहा था ना चौथा जल्दी मत करियो, नई जनरेशन है, ये मॉडर्न जनरेशन है, चौथा पहले दिन ही करना चाहती है। अबे चौथा बाद में लगा, पहले क्या लगाना है, ऑक्टेट कंप्लीट। मैंने झिला झिला के बताया था कि इस पे गलती करोगे, अच्छा गलती कर भी रहे हैं और फिर चिल्ला के कह रहे देखो गलती कर दी कर दी कर दी। अबे इतनी देर से समझा रहा था, यही समझा रहा था कि नेगेटिव वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे ऊपर वाले पॉइंट छोड़ दें। यहाँ पे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ कार्बन के पास 8 है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। और इसलिए यहाँ पे साफ साफ मैंने कहा था, बहुत ईमानदारी से मैंने कहा था कि ये गलती होती है, और ये भी कहा था इस पे डायलॉग बोलूंगा। चौथा करने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, अभी क्रियाक्रम कर दूं, अभी चौथा कर दूं, इतनी जल्दी मत करो, चौथा होगा, चौथा भी करना है, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। चलिए लौट के आइए, ओहो सॉरी, ठीक है, ये हुआ हमारा लास्ट दिस वन। तो क्या हो गया हमारे क्वेश्चंस कि ऑक्टेट कंप्लीट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मोर पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव। अब एक नेगेटिव वाला भी बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज वाला, जिससे कि आपको ये लगे हाँ ये भी पॉइंट कहीं लगाना तो है। ये बेटा रेजोनेंस है, ओ नेगेटिव है, और इसके बाद ये इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है सी नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों में को पूछा जाए कि विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड, तो बेटा यहाँ आपका आंसर होता है वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। द रीजन इज दिस कि यहाँ पे बेसिकली वन वाले में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और 2 वाले में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पॉइंट की भी इंपॉर्टेंस है, बट ध्यान दीजिए यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, पुराने रूल सारे फेल हो गए पिछले 3-4, तो अब ये वाला रूल ये आ गया कि नेगेटिव इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो भैया क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड पॉइंट रेजोनेंस का, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, पहले डेफिनेशन हो गई, वेरी गुड, डेफिनेशन के बाद हो गया एग्जांपल्स, एग्जांपल के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन एक दो पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो जहां जहां रेजोनेंस आती है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, दे बिकम मोर स्टेबल। तो एक एप्लीकेशन तो है स्टेबिलिटी, तो ड्यू टू रेजोनेंस द कंपाउंड बिकम्स स्टेबल। दूसरा रेजोनेंस का एप्लीकेशन है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। बेटा जैसे ये लिखा है मैंने फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट में दिस वन इज फॉस्फेट। अब अगर उन्होंने हमसे कहा कि बताइए फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, बिटवीन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन कितने कोवलेंट बॉन्ड है, इस चीज को केमिस्ट्री में कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बिटवीन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? तो बेसिकली हमें यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर आपको एवरेजिंग करनी आती, बेटा बिटवीन फॉस्फोरस ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड नहीं देखने, ये देखना है एक सेट में, जैसे यहां आपने देखा इस एक सेट में कितने बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली ये कुछ बच्चे कहेंगे 1 है, कुछ कहेंगे 2 है, जो इस वाले को देख लेंगे वो कहेंगे 2 है, इसे देखेंगे 1 है। बट एक्चुअली ना ये पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस है, लगातार घूम रहा है, और क्योंकि ये पाई बॉन्ड लगातार घूम रहा है तो दो तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। पहला तरीका हम मैथमेटिक्स का लगाते हैं, जो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी पहला तरीका हम मैथमेटिक्स का लगाएंगे जो एवरेजिंग कॉन्सेप्ट है। एवरेजिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन में बेटा एक बॉन्ड तो हमेशा है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट, एक बॉन्ड तो हमेशा है, और दूसरे बॉन्ड के चांसेस, प्रोबेबिलिटी यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, 4 जगह दूसरे बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट होना है,
और अगर 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है तो उसके चांसेस 1/4 हो गए, 1/4 इज 0.25, और इसलिए यहाँ का टोटल बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है 1.25। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर मींस इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के बीच में 2 एटम हैं, उन 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपका 1.25 माना जाएगा। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका है बेटा है तो वो भी यही तरीका, बस बोलने का लिए आप अलग वर्ड्स यूज करते हैं। क्या है देखिए दूसरा तरीका? दूसरा तरीका कहता है जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं बनाइए। तो आपने इसके दूसरे या बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो बच्चों इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड 4 अलग अलग जगह जा सकता है। तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। अब बेटा जब ये 4 आए, एक डबल बॉन्ड ऊपर इधर इधर रह गया, ठीक है। तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आ गए तो इस थ्योरी ने ये कहा है, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, कितने रेजोनेटिंग बॉन्ड्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बॉन्ड्स रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं और कितने स्ट्रक्चर बने हैं। यहाँ आपको स्ट्रक्चर तो शायद सभी को दिख रहे हो कि स्ट्रक्चर तो 4 बने हैं। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है, और उसके बाद मैंने डबल बॉन्ड रोटेट कर दिया, 4 जगह आ सकता था। टोटल कितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं इन चारों स्ट्रक्चर में? तो भैया 4 सिंगल और 1 डबल, यानी टोटल 5 बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो इसलिए आंसर 5/4 या 1.25 आएगा। तो ये रेजोनेंस का एक और एप्लीकेशन है। रेजोनेंस से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, मैथमेटिकली कह लो या ये फॉर्मूला बुक्स में है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं आपको करके 2-3 एग्जांपल्स में। जैसे ये है कार्बोनेट आयन, बेटा अब मैं नहीं चाह रहा बाकी स्ट्रक्चर बनाना, आई होप सो आप खुद ही बना लें या बॉन्ड ऑर्डर खुद ही बता दें। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बेसिकली टोटल कितने बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, ये भी है, ये भी है, 4 बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। और डबल बॉन्ड की कितनी पोजीशन आ सकती है? 3। डबल बॉन्ड ऊपर होगा, इधर होगा, इधर होगा, यही हो सकता है। और अगर डबल बॉन्ड की 3 पोजीशन आ सकती हैं तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होगा, या इसको आप कह सकते हैं दैट इज 4/3 और 1.33। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 4/3 या 1.33। चाहे तो स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये बेटा आज भी एक आध बच्चे ने या कल भी पूछा था, ये ओजोन होता है, एक आध दिन में आएगा ही ये भी। और बेटा इस ओजोन का ये स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। तो ओजोन में फॉर्मल चार्ज भी आता है, तो ये अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब मैं कह रहा हूं बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताइए। आई होप सो अब आपको शायद क्लियर हो। वेरी गुड, 3/2 या 1.5 है। क्यों है 3/2 या 1.5? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो टेक पार्ट कर रहे हैं वो 3 है और नंबर ऑफ पोजीशंस 2 हैं। 3 बॉन्ड 2 पोजीशन, 1 पोजीशन 1.5। ठीक है, तो बेसिकली ये और ये वाला स्ट्रक्चर ना आपको फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था वहां से भी देख सकते हो कि कितने स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं। एक ये बनाया, एक ये बनाया, यानी डबल बॉन्ड एक बारी लेफ्ट में आया, एक बारी डबल बॉन्ड राइट में आया। तो ये 2 स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं। और अगर 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं और बॉन्ड कितने? 3, तो फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ स्ट्रक्चर 2 है, डिवाइड में 2 आ गया, बॉन्ड 3 है, तो ये आ गया, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3/2। ये है बेटा नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे तो ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, सॉरी। ये है नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर एंड आई होप सो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको क्लियर है। बताइए बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही बेटा। 4 बॉन्ड है, 3 पोजीशन है, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आएगा।
चलिए बेटा, अगर हमने सपोज किया कि ये बेंजीन है C6H6 दिस वन, और इसमें रेजोनेंस लगातार होती है, डबल बॉन्ड अपनी जगह चेंज करता है, ठीक है, आपको मालूम है कैसे चेंज करता है। नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्या आएगा। क्या आपको क्लियर है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, 1.5 बिल्कुल सही है। सर बेंजीन वाला एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखिए बेटा, बेंजीन में एक्चुअली ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला डबल बॉन्ड सिर्फ यहां से यहां गया है, ये वाला डबल बॉन्ड सिर्फ यहां से यहां गया, फिर लौट के वापस आ गया है। दैट मीन्स यहाँ ये वाले 2 और ये एक 3, बेसिकली यही इन्वॉल्व है, मतलब इन 3 में ही रेजोनेंस हो रही है। तो आप इसे कह सकते हैं 3 बॉन्ड 2 पोजीशन। ऐसे भी कोई बच्चा पूरा देखना चाहता है कंप्लीट, तो वो भी कर सकता है कि टोटल 6 बॉन्ड रिंग वाले और 3 ये 9, टोटल ये 9 बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, 6 रिंग वाले और 3। और कितनी पोजीशन पे कर रहे हैं? ऑब्वियसली पोजीशन तो 6 ही है, यहाँ 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 यहाँ, इन 6 पोजीशन पे 9 बॉन्ड है, तो 1 पोजीशन पे 1.5 है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। ठीक है बच्चों, बोलिए बच्चों, कोई डाउट? सर इन दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है, मतलब हमें कौन सा यूज करना चाहिए? सेम है दोनों, कोई भी अंतर नहीं दोनों मेथड में, बस हम बोलते समय कह देते हैं, या ये स्कूल के टीचर्स चाहते हैं कि आप फॉर्मूला लिख दें और फॉर्मूला लिख के आंसर लिख दें, ठीक है, बोथ आर सेम। ये क्या है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपॉन स्ट्रक्चर। तो जरा ध्यान से देखिए, इस मेथड में आपने किया क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बेसिक। सर आपका माइक म्यूट हो गया। माइक म्यूट हो गया। नो सर। बोलो सर आ गए। सर ठीक है। हाँ यार, वो कॉल आ जाती है बीच में ना, तो गड़बड़ हो जाती है। पूछो विजय, कुछ पूछ रहे आप? सर वो मैं आपको सिग्नल दे रहा था कि वो म्यूट हो गया, अनम्यूट। अरे वो कॉल आती तो यार म्यूट हो जाता, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, जबकि एरोप्लेन मोड पे करके करता हूँ तब भी गड़बड़ हो जाती है। और पता है लोग ऐसे ऐसे हैं, एरोप्लेन मोड है तो कॉल नहीं आनी चाहिए। सर एरोप्लेन करते मोड पे क्या नहीं है? होगा सर, वो एरोप्लेन मोड पे होगा तो अरे सर नेट नहीं चलेगा। मेरे भाई एरोप्लेन मोड पे नेट चलता है, और मैं रोज चला रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। विश्वास नहीं, शर्त लगाते हैं फिर बात करते हैं। और इसके बाद मुझे नेट तो ऑन करना ही करना पड़ेगा, वाईफाई। तो ये लोग करते क्या हैं, ये कॉल करते हैं मुझे ऑन व्हाट्सएप, फिर मेरे समझ में नहीं आती, अबे व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहे हो इतने सस्ते जमाने में यार, क्यों परेशान करने के लिए कर रहे हो हैं? फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो अब तो उठाओगे, मजबूरी है, ठीक है, तो क्योंकि वो शो हो जाती है यहाँ पे। चलिए फिलहाल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन स्ट्रक्चर ये शो करना पड़ता है, और बिल्कुल सेम वही चीज है कि ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड तो है ही है और 1 पाई बॉन्ड है, तो बेसिकली 5 बॉन्ड हैं, और इन्हें कितनी पोजीशन पे लगाना है हमें? 4 पोजीशन पे, तो वो भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, बोथ आर सेम। 12th 11th लेवल पे स्कूल टीचर को ये दिखाइए, और कंपटीशन लेवल पे उसको बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर? कोई डाउट? इट फिनिशेस रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से फिनिश है। बॉन्ड ऑर्डर, और ये अभी मैं अगले वाले में आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ कम होती है।
ये अभी आगे आएगा ही आएगा कि रेजोनेंस आने से क्या होता है। इज इट ओके, क्लियर? सर यस सर। हाँ सर जी, बोलो। कार्बोनेट कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड बता दीजिए। कार्बोनेट कंपाउंड ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ सिंपल 4 बॉन्ड है, 4 में 3 सिग्मा है, 1 पाई है। लेकिन ध्यान रखना कई बार टीचर क्या पूछ रहे हैं, अगर उन्होंने आपसे पूछा है शेप, तो शेप के लिए खाली सिग्मा बॉन्ड बताइएगा, पाई मत बताइएगा। तो सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल 4 बॉन्ड है। और कितनी पोजीशन पे रखना है, एक इधर एक इधर एक इधर, इन्हीं 3 पोजीशन पे इन 4 बॉन्ड को एडजस्ट करना है। तो 4/3 इज द बॉन्ड ऑर्डर, 1.33 इज द आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वेरी इंटरेस्टिंग हेडिंग, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी कंस्टिट्यूट करती है अगली हेडिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ये बेटा कहा जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बनी इसकी शॉर्ट फॉर्म? इसकी शॉर्ट फॉर्म बनी MOT, मॉट। हाँ, लेकिन मैं पता क्या करूंगा, इसे MO अलग पढ़ूंगा, T अलग पढ़ूंगा। MO मो, MO मो, T से टी, मोटी। तो अब मोटी पढ़ना है हमें, मोटी को कल पढ़ेंगे, अब आज तो नहीं पढ़ रहे, बहुत मोटी है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली जैसे किसी ने अगर जैसे शर्ट पहनी है, कॉमन सेंस है, शर्ट पहनी है, अब उसमें चाय गिर गई, शर्ट पहनी चाय गिर गई, तो अब वो टी शर्ट हो गई, हो गई नहीं हो गई? कॉमन सेंस लगा के देखो। चलो बाद में लगाना, आज नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉट को हम कल स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। स्ट्रक्चर sir. शुरू करेंगे। नमस्ते। नमस्ते बेटा, 6:15 के बाद, 6:20।